नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए भाई, अब हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं आज का सेशन में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में 2018 से, यानी कि 2018 में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहीं से आपका रेलवे ने फर्स्ट टाइम सिलेबस मेंशन किया कि आपको क्या क्या पढ़ना है और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। बाकी इतनी बात नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 2018 से 2024 तक के सारे पूछे गए सवाल बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन ये सारे पूछे गए सवाल कहने का मतलब है कि जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है इसी चैनल पे हम लोग जीरो से लेके एडवांस लेवल पे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, या फिर कहे तो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब आप देख रहे होंगे 600 सब्सक्राइबर भाई, और यहाँ पे मिलियन सब्सक्राइबर वाले चैनल है। पटना के टीचर है, दिल्ली के टीचर है, और यहाँ 600 पे क्यों ही हमें देखना। तो भाई मैं नहीं कहूँगा आपको, बस 10 मिनट में कहूँगा कि आप समय दीजिए, बाकी आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि हमें भाई यहीं पर रह करके पूरा कंटेंट को तैयार कर लेना। क्योंकि ऑलरेडी देखिए हमारा भी एक बड़ा चैनल फोकस स्टडी विद अभी है, वहाँ पे आप इंजीनियरिंग ड्राइंग भी देख कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा भाई, इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ इंजीनियरिंग ड्राइंग करा दिया गया है। प्रोजेक्शन एंड व्यू बचा हुआ है जिसको इस चैनल पे कराया जाएगा। अब वो स्पेसिफिक झारखंड एग्जाम से रिलेटेड कर दिया गया, चैनल पे हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी बिना समय वेस्ट किए हुए आप कंटेंट देखिए, कंटेंट के बलबूते ही आप यहाँ पर आएंगे, और मुझे कोई इधर उधर की बातें करने पे कोई ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लेना है। तो भाई सीधा इलेक्ट्रिसिटी के सारे पूछे गए क्वेश्चन, प्रैक्टिस भी होगा आपका, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी होगा, पीवाईक्यू भी होगा, एनसीईआरटी भी होगा, और एग्जाम्पलर का क्वेश्चन भी होगा। पहला क्वेश्चन, 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 5 कूलाम के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ता है। ये क्वेश्चन ईजी है, लेकिन क्वेश्चन इजी रहने का मतलब मेरा यहाँ नहीं है क्वेश्चन करवाना। क्वेश्चन ये इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ एक वर्ड यूज किया गया है विभवांतर, और यहीं इंग्लिश में भी आप देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या इसका मीनिंग आपको पता है? इंग्लिश में एक बार पढ़ लेते हैं। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 5 कूलाम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़िए, समझिए, चीजों को फिजिकली देखिए। न्यूमेरिकल्स नहीं है कि आपको केवल फॉर्मूला अप्लाई करके ही क्वेश्चन को खत्म कर देना। देखिए दो वर्ड मैंने आपको बतलाया है, एक है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, और एक है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं इसे हम लोग, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? विभव कहते हैं, है ना जी। और इन दोनों को ही हम लोग रिप्रेजेंट इसको हम कैसे करेंगे? V से रिप्रेजेंट करेंगे, और इस विभवांतर को डेल्टा V से रिप्रेजेंट करते हैं, और थेट में हम लोग इसी को बोल देते हैं वोल्टेज। पढ़ने के दौरान भी बोलते हैं, बट ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बट रही बात इसके बीच के डिफरेंस की, या ये होता क्या है? देखिए जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विभव की, तो जब इसकी हम बात करते हैं तो इसमें हमको ये समझना होता है कि कोई एक पॉइंट है ए और ये है एक पॉइंट बी, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि पॉइंट ए जो है आपका कोई इन्फिनिटी डिस्टेंस में प्रेजेंट है। अब इन पॉजिटिव जो पॉइंट बी है, यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा, तो इसका अपना क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इसका इतना दूर तक क्या है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे? कौन सा चार्ज लिया है? पॉजिटिव क्यू चार्ज। तो भाई अगर मैं यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मैं पॉजिटिव क्यू चार्ज को लाऊंगा तो क्या आप ला पाएंगे? नहीं, क्योंकि प्लस प्लस माइनस माइनस यानी सेम चार्ज रहेगा, तो वहां पे क्या होगा? रिपल्सन बल काम करेगा, यानी कि प्रतिकर्षण बल काम करेगा। तो ये क्या होगा? ये इधर आना चाहेगा पॉजिटिव क्यू चार्ज, मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप आसानी से नहीं ला पाएंगे। ऐसा नहीं कि नहीं ला पाएंगे, ला पाएंगे, लेकिन आसानी से नहीं ला पाएंगे। तो हम यहाँ से एक पॉजिटिव क्यू चार्ज को उठा रहे हैं और इसको हम यहाँ पे ला रहे हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। जब तक मैंने यहाँ तक लाया पॉजिटिव क्यू चार्ज को, मुझे कोई भी वर्क नहीं करना पड़ा, ठीक है, बड़ी आसानी से आ गई। लेकिन जैसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पास यहाँ पहुंची, तो अब ये क्या हो रहा है? ये इसके अंदर नहीं आना चाह रहा, क्योंकि रिपल्सन बल के कारण। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने के लिए मुझे करना पड़ गया क्या? कुछ एक्स्ट्रा बाहर से वर्क डन। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको बोलते हैं? कि जो आपने वर्क किया है पॉजिटिव क्यू चार्ज को लाने में, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। देखिए अब इस पॉइंट में क्या होगा? इस ए पॉइंट में कोई वोल्टेज होगा, और इस बी पॉइंट में भी इसका अपना कोई वोल्टेज होगा। लेकिन ये जो पॉइंट है आपका कहाँ? इन्फिनिटी में है, तो कोई फिक्स पॉइंट तो नहीं है डिस्टेंस, तो इसकी वोल्टेज भी क्या होगी? जीरो हो गई।
अब भाई इन्फिनिटी मुझे डिस्टेंस ही नहीं पता तो क्या निकालेंगे। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या होगा, वी बी माइनस वी ए। तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, वी बी माइनस 0, यानी डेल्टा वी क्या निकल गया, वी बी। ठीक है, तो ये आपका निकल गया पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन जब आप बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी आपका 2 पॉइंट होगा, एक हो गया आपका पॉइंट ए और एक आपका हो गया पॉइंट बी। ठीक है, इसके पास अपना वोल्टेज होगा वी ए और इसका अपना कोई एक वोल्टेज होगा वी बी, और यहाँ पे कोई पॉजिटिव क्यू चार्ज है, इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव क्यू चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना चाह रहे हैं। तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, लेकिन इसके बीच का जो डिस्टेंस है एक सर्टेन डिस्टेंस है, मतलब एक फिक्स डिस्टेंस है। तो भाई अब यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी वी बी माइनस वी ए। समझ में आया। तो ये अब आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि कोई एक फिक्स्ड पॉइंट से हम लोग पॉजिटिव क्यू चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो वर्क डन कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब आप बोलेंगे कि सर फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम है यहाँ भी और यहाँ भी, तो बिल्कुल फॉर्मूला सेम है लेकिन कंसेप्ट में थोड़ी सी अंतर है। अब यहाँ से एक चीज मैं और आपका क्लियर कर दूं क्वेश्चन, डेल्टा वी, इसका वी बोले तो वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, वर्क की एसआई यूनिट जूल होती है, और चार्ज की एसआई यूनिट कूलाम्ब होती है। तो यहां से एग्जाम में पूछता है आपसे 1 वोल्ट इक्वल्स टू क्या होगा, तो 1 जूल पर कूलाम्ब होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब इस क्वेश्चन को आप बनाने लायक हो गए हैं, तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाने लायक हो गया, तो चलिए हम लोग इसको अब बनाते भी हैं, प्रैक्टिकली बनाएंगे और फिगर वाइज हर एक चीज को दिखाते हुए, चाहे सर्किट बनाना हो चाहे कुछ भी बनाना हो। अब बात करते हैं हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। मुझे बताइए विभव दिया है या विभवांतर, तो आप बोलेंगे सर विभवांतर दिया गया। इट मीन्स क्या है, कोई एक फिक्स्ड पॉइंट होगा जिसके बीच क्या होगा, एक सर्टेन डिस्टेंस होगा, यानी यहाँ पे आपको डेल्टा भी दिया गया, ना कि भी दिया गया, भी जो मैंने निकाला था। ठीक है, ठीक है सर, तो डेल्टा भी कितना आपको दे दिया गया है, ये दे दिया गया आपको 10 वोल्ट। चलिए ठीक है, ये हो गया आपका भी ए, ये हो गया आपका भी बी, यानी कि डेल्टा भी कहने का मतलब क्या है, भी बी माइनस भी ए, यही आपको क्या दे दिया गया है, 10 वोल्ट दे दिया गया। समझ में आया आपको, ठीक है सर। अब यहां मान के चल रहे कोई पॉजिटिव क्यू चार्ज होगा, इसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पे भी कोई पॉजिटिव क्यू चार्ज है, इसको हम क्या कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है। अब क्वेश्चन देखते क्या बोला गया है, बोला गया है कि दो बिंदुओं, चलिए दो बिंदु हो गया, पॉइंट ए पॉइंट बी, 5 कूलाम के चार्ज को स्थानांतरित, तो ये जो 5 कूलाम आपको ये दे दिया गया, 5 कूलाम चार्ज को स्थानांतरित करने में, यानी क्या कर रहा बोल रहा है आपको, यहां से यहां मूव करने में, यानी कि इस चार्ज को जो आप इसके अंदर ला रहे हैं, कितना ला रहे हैं, 5 कूलाम चार्ज को इसके अंदर ला रहे हैं, तो आपसे बोला गया कि कितना कार्य करना पड़ेगा, तो क्या आप नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे। चलिए ये हो गया आपका पॉइंट ए, ये हो गया आपका पॉइंट बी, क्या आप समझ पा रहे हैं ना भाई, पूरा फिजिकली समझिए। ये 5 कूलाम चार्ज को आप यहाँ पे कोई पॉजिटिव क्यू चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप लाना चाह रहे हैं, तो आपको करना पड़ रहा है वर्क डन। तो चलिए हमने आपको यहाँ पे बताया था पॉजिटिव क्यू चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में, तो पॉजिटिव क्यू चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में आपको कितना कार्य करना पड़ा था, W वर्क करना पड़ रहा था। आपको एग्जाम में दे दिया गया कितना, 5 कूलाम चार्ज को लाने में। तो अब आप निकालिए कि 5 कूलाम चार्ज को, चलिए 5 कूलाम नहीं, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर बताते हैं आपको, 5 कूलाम भी नहीं, तो चलिए पॉजिटिव क्यू चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में आपको W वर्क करना पड़ रहा, तो 1 कूलाम को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में आपको कितना कार्य करना पड़ेगा, W/Q। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है, तो यही आपका क्या हो गया, डेल्टा भी, या आप इसको पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं। तो आपको निकालना क्या है, वर्क डन निकालना है, तो डेल्टा भी इक्वल्स टू क्या हो गया, वर्क डन अपन क्यू, तो वर्क का फॉर्मूला यहां से क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेल्टा भी इंटू क्यू हो जाएगा। डेल्टा भी की वैल्यू आपको कितना दिया गया क्वेश्चन में, 10 वोल्ट, और कूलाम कितना दिया है, 5 कूलाम, यानी कि कितना जूल हो गया, 50 जूल, इसका सही उत्तर हो गया। तो चलिए हो गया ये आपका क्वेश्चन, अब आपको बढ़िया से समझ में आ गया। ये क्वेश्चन मैंने इतना अच्छे से इसीलिए बताया क्योंकि भर भर के क्वेश्चन आपके इसी कंसेप्ट पे आपके पूछे गए थे पिछले बार। अब इसी लेवल पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आप कर भी सकते हैं और मैं आपको करवाऊंगा भी अभी भी। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आपको क्या बोला गया है कि विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 3 मिनट में 0.8 एम्पियर की धारा खींची जाती है। ध्यान से समझिएगा, विद्युत बल्ब है कोई, और उस विद्युत बल्ब में क्या होगा, फिलामेंट होगा।
फिलामेंट के द्वारा 3 मिनट में इतना करंट क्या किया जा रहा है, खींचा जा रहा है। तो परिपथ के माध्यम से प्रभावित होने वाले आवेश कूलाम क्या है, क्या प्रैक्टिकली समझ रहे हैं या बस रट रहे हैं और फॉर्मूला लगा रहे हैं। देखिए इंग्लिश में पढ़ते हैं, अ करंट ऑफ 0.8 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 3 मिनट्स, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट इज। चलिए पहले इसको एकदम बेसिक से पढ़िए और इससे आधारित जितने क्वेश्चन हैं वो सारा क्वेश्चन करिएगा, ठीक है ना। चलिए एक एक करके सारा क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं, इससे जितने भी क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं और जो भी चीजें समझने वाले हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करना, एक सर्किट हम लोग बनाते हैं और एक बल्ब बनाते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, ये बल्ब बना लिया है। अब इस बल्ब के साथ हमने क्या कर दिया भाई, एक हमने क्या कर दिया, बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होगा उसको हम क्या कहेंगे, बैटरी कहेंगे, ठीक है। अच्छा ये सर्किट सही नहीं है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक की भी लगाएंगे। अब बन गया हम लोगों का एक बेसिक सर्किट। मतलब इतना चीज चाहिए, क्या क्या चीजें चाहिए ये सब एग्जाम में पूछेगा। एक तो हो गया आपका कंपोनेंट, ये पूछा गया आपके एग्जाम में ग्रुप डी में ही। कंपोनेंट यानी कि इसको क्या कहेंगे, विद्युत घटक हो गया, मतलब बल्ब होगा, पंखा होगा, लाइट, कुछ भी तो आप जलाएंगे ना भाई। ये क्या हो गया आपका, वायर हो गया, तार हो गया, ठीक है। ये पहला सबसे एसेंशियल चीज है। दूसरा वायर यानी कि तार। ये क्या हो गया आपका, बैटरी हो गया, ठीक है भाई। ये तीसरी एसेंशियल चीज है। और चौथा ये क्या हो गया आपका, की। अब भाई की अगर आप नहीं रखेंगे, ऑन ऑफ नहीं करेंगे, अगर दिन भर चलते ही छोड़ देंगे तो बैटरी तो डाउन हो जाएगा, इसलिए की भी इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट घटक है भाई, याद रखिएगा। आपको पूछा जाएगा कि कोई भी सर्किट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके अलावा आप और भी बहुत सारी चीजें लगा सकते हैं, ठीक है ना, और बहुत सारी चीजें लगा, लेकिन ये 4 चीज नहीं होगा तो भाई आपका सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। चलिए यहां तक चीजें क्लियर है, ठीक है सर। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, चलिए क्वेश्चन में आते हैं। बोला गया कि कितने समय में 0.8 एम्पियर करंट, कितने समय में, 3 मिनट में, ठीक है ना, 3 मिनट में। और आपसे पूछा गया है आवेश, यानी कि आपको बताना है कि कितना चार्ज फ्लो करेगा। समझिए एक एक करके। अब आइए इसको मैं आपको समझाता हूं प्रैक्टिकली। ये क्या हो गया, हायर पोटेंशियल, पॉजिटिव प्लेट हो गया। ये क्या हो गया, लोअर प्लेट यानी कि नेगेटिव पोटेंशियल। तो इस पॉइंट में यहां पे और यहां पे क्या होगा आपका, बताइए यहां पे क्या होगा आपका, हायर पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये आपका क्या है, पॉजिटिव प्लेट से अटैच है। देखिए ये पॉजिटिव प्लेट से अटैच है। और ये क्या होगा आपका, लोअर पोटेंशियल, क्योंकि ये क्या है आपका, लो पोटेंशियल से अटैच है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यानी यहां पे क्या सेटअप हो गया है, हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, यानी कि यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है। देखिए मैंने आपको कल बहुत सारे मैंने बेसिक से जो क्लासेस बताई है कि मैंने क्या बताया था कि अगर आपका हवा बहना चाहेगा तो वहां पे क्या होना चाहिए, प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए, डेल्टा पी होना चाहिए। यानी कि प्रेशर किधर से बढ़ेगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब पानी को भी अगर फ्लो कराना चाहेंगे तो वो किधर फ्लो करेगा, हाँ बताइए, हाई टू लो फ्लो करेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी जब तक नहीं होगा, डेल्टा भी जब तक नहीं होगा, तब तक आपकी करंट फ्लो नहीं करेगी। कहने का मतलब ये है कि कोई एक तार है और ये तार है, इस तार का एक किनारा और एक तार का एक किनारा है, इसमें वोल्टेज इस किनारे में 10 वोल्ट और इस किनारे में 10 वोल्ट। तो यहाँ पे डेल्टा वी क्या आएगा, 0 आ जाएगा, 10 - 10 क्या आएगा, 0। तो क्या इससे करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा। लेकिन इस पॉइंट का अगर वोल्टेज 0 वोल्ट है और इस पॉइंट का वोल्टेज 10 वोल्ट है तो यहाँ डेल्टा भी कितना आ गया, 10 वोल्ट। तो अब यहाँ से क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो करंट फ्लो करने के लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। अब आगे बढ़ते, देखिए ये सब चीजें मैं जल्दी में कर रहा हूं, हालांकि ये सब चीजें हमने प्रैक्टिकली चीजें क्लास में बताई है इसी यूट्यूब पे, तो एक बार जाके देखिएगा चैनल को तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो अब एक पहले ये बताइए कि यहाँ पे आपको पूछा क्या गया क्वेश्चन में पूछा क्या गया सर। चलिए पहले जगह लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्यों पूछा गया है, कैसे पूछा गया, उसको पहले समझिए। क्योंकि देखिए एक क्वेश्चन बनाना नहीं है हमें, एक क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन को बना लेना, पूरा चैप्टर को ही रिवीजन करना। तो हमें ये बोला गया है कि करंट कितना फ्लो कर रहा है, 0.8 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। इसके लिए कितना समय ये ले रहा है, 3 मिनट का समय ले रहा। तो मुझे आप पहले ये बताइए, ये करंट होता क्या है भाई, करंट होता क्या है, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ फिक्स डायरेक्शन, यानी कि एक निश्चित दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाहित होना ही हम उसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। करंट को रिप्रेजेंट करते हैं आई से। फ्री इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगा, चार्ज होगा, यानी कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, यही है इसका फॉर्मूला। तो ये करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज इन अ फिक्स्ड, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि एक समय में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है ना, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। अब ये चार्ज क्या होता है सर, तो चार्ज क्या होता है,
कि कितना इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है और कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस और ग्रहण किया जा रहा है। मतलब ये कि आप पॉजिटिव चार्ज लिख रहे हैं और नेगेटिव चार्ज लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव चार्ज ये बतला रहा है कि आप कितना इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहे हैं, और अगर आप लॉस कर रहे हैं यानी आपके पास चीजें ज्यादा है तब आप किसी को दे रहे हैं तब लॉस कर रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन को अगर आप ग्रहण कर रहे हैं यानी आपके पास कोई चीज की कमी है तभी ग्रहण कर रहे हैं तो नेगेटिव। तो कितना इलेक्ट्रॉन को एन यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, कितना आप त्याग कर रहे हैं या कितना आप ग्रहण कर रहे हैं, ये होता है चार्ज। चार्ज क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है जो क्या करता है, एक बल का अनुभव करवाता है। अब ये डिपेंड करता है पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, सेम चार्ज है, अनलाइक चार्ज है, तो रिपल्सन फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स कार्य करेगा। यहां तक चीजें क्लियर आ गई। तो अब देखिए क्वेश्चन में आपसे क्यों पूछा है, क्यों, अब आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि यहां करंट दे दिया है। तो करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बोले तो चार्ज, तो 0.8 एम्पियर जो करंट फ्लो कर रहा है यहां आइए। अब करंट का डायरेक्शन पहले ये बताइए, अब पहले मुझे इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन बताइए, सारा क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है ये किधर से किधर फ्लो करता है, अगर नहीं भी याद आ रहा है तो देखिए इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, नेचर कैसा नेगेटिव, तो ये किधर जाना चाहेगा, पॉजिटिव की ओर। यानी कि नेगेटिव बोलने का मतलब क्या है, लो पोटेंशियल। देखिए लो पोटेंशियल ये क्या है, नेगेटिव प्लेट से अटैच है कि नहीं, देखिए है कि नहीं है, नेगेटिव प्लेट से अटैच है। और हाई पोटेंशियल क्या है, ये पॉजिटिव प्लेट से अटैच है, बताइए। तो इलेक्ट्रॉन किधर जाना चाहेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होगा इस साइड में, यानी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर। और जो करंट का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, करंट का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर है तो करंट इधर फ्लो करेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। तो करंट सिंपल सी बात इधर से फ्लो कर रहा है, कितना करंट निकल रहा है, 0.8 एम्पियर। तो 0.8 एम्पियर अगर करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि इससे कितना आवेश यानी कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए अब हम लोग इसको बनाते हैं, समझ में आया ना भैया। यहां से आपसे पूछा यानी कि 0.8 एम्पियर फ्लो कर रहा है, कितने समय तक फ्लो कर रहा है, 3 मिनट तक फ्लो कर रहा है। तो कितना चार्ज, कितना आवेश फ्लो कर रहा है ये आपको बताना है इस विद्युत के फिलामेंट से। यानी कि यहां से जो करंट निकला तो यहां से करंट निकलेगा, गुजरेगा ना भाई यहां से। तो कितना चार्ज लेके निकल रहा, क्योंकि करंट का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ फिक्स डायरेक्शन, यानी कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो अब इसको हम लोग आराम से बनाएंगे। आई का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपन टी, हमें निकालना है क्यू। तो चलिए क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टी। आई का वैल्यू कितना दे दिया गया है, 0.8 एम्पियर। समय कितना दिया गया, 3 मिनट। अब इसको आप 3 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। देखिए ये मैं डायरेक्ट यूज करके भी आपको बतला सकता था, लेकिन ये आपको प्रैक्टिकली इतनी चीजें मैंने रिकॉल करवाई, चीजें यहां से आपकी क्वेश्चन बनते हैं भाई, क्या क्या चीजें चाहिए, ये करंट क्या है, ये आप इसको फील कर पाए। इसीलिए मकसद क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करवाना नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ उसके अलावे जितनी चीजें बन सकती है वो भी करवाना। तो 3 मिनट, 1 मिनट में कितना सेकेंड, तो 60 सेकेंड हो जाएगा। अब ये आपका बन गया है एसआई यूनिट के फॉर्मेट में। तो ये आप जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 तिया 24 गुना 6, यानी कि 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 144 क्या हो जाएगा आपका कुलाम। यानी इतना कुलाम चार्ज जब आपका करंट फ्लो करेगा 0.8 एम्पियर, यानी कितना चार्ज फ्लो कर रहा होगा, 144 कुलाम चार्ज फ्लो कर रहा होगा, है ना। कितने मिनट में, आई इक्वल टू क्या है, क्यू अपन टी। तो आई फ्लो कर रहा है 0.8 एम्पियर, यानी कि 144 कुलाम फ्लो कर रहा है 3 मिनट में। क्लियर। चलिए तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, 144 गुलाम। और यहाँ पे आप देख भी सक रहे होंगे 144 गुलाम। क्लियर है भाई। चलिए अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो तीसरा सवाल है, 12 वोल्ट के विभवांतर होने वाले दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य 36 जूल है, उन बिंदुओं के बीच बहने वाला विद्युत आवेश क्या है। तो ये इजी क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन जो है वही क्वेश्चन है, बस उसको घुमाया गया। तो अब देखिए मैंने इतना डिटेल क्यों किया, इसीलिए यहां बोला गया विभवांतर दिया गया है, यानी कि 2 पॉइंट होगा सर्टेन डिस्टेंस में, ये ए होगा ये बी होगा, यहाँ पे इसका वोल्टेज भी बी होगा, यहाँ पे इसका वोल्टेज भी ए होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डेल्टा भी, और इसकी वैल्यू आपको दे दी गई है 12 वोल्ट, है ना। अब यहाँ पे बोला गया दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य, यानी कि यहाँ से कोई चार्ज को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम ला रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ रहा होगा, वर्क। तो ये वर्क आपको दे दिया गया कितना, 36 जूल। तो हम कितना कार्य कर रहे हैं, 36 जूल। और आपको दे दिया गया है वोल्टेज। तो आपसे पूछा गया कि ये जो चार्ज को ला रहे हैं कितना कुलाम चार्ज को ला रहे हैं, यही आपसे पूछा गया कि उन बिंदुओं के बीच बहने वाला विद्युत आवेश क्या है। तो क्या नहीं बना पाएंगे, बिल्कुल। डेल्टा भी इक्वल टू क्या होता है, कितना आपने वर्क किया है पॉजिटिव क्यू चार्ज को लाने में। तो आपको बोल दिया गया कितना आपका वोल्टेज है यहाँ पे, तो यहाँ पे वोल्टेज दे दिया गया है 12 वोल्ट।
कितना वर्क कर रहे हैं 36 जूल। कितना चार्ज ला रहे हैं ये आपसे पूछा गया, तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर लीजिएगा 12 या 36, यानी कि चार्ज कितना आ गया 3 कूलम। क्या कोई टिपिकल सवाल है? नहीं, लेकिन कंसेप्ट क्लियर है तो फिर मजा आएगा बनाने में। बाकी ये सब देखिए जरूरी नहीं, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट भी किया जा सकता है ना, ऐसा यूनिट में नहीं रहेगा। तो ये सब चीजें के लिए रेडी रहिए, क्योंकि आपका माइंड में पूरा खोल दे रहा हूँ हर एक सवाल को लेकर के, हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन के साथ। तो इसका भी आंसर आपको मिल गया, कितना हो गया 3 कूलम। अगले सवाल पे आते हैं। चौथा सवाल क्या बोला गया है, चलिए भाई चौथा सवाल में क्या बोला, आपसे पूछ रहा है कि इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट फ्लो ऑफ, देखिए अभी मैंने क्यों इतना एक्सप्लेनेशन किया ना, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया आपका। कोई एक सर्किट है, यानी कि कोई एक विद्युत परिपथ में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू, जो करंट फ्लो कर रहा है किसके कारण, मैंने क्या बताया था, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ फिक्स डायरेक्शन, बोला था कि नहीं भाई। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है, कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अब यहां पे आपको तो जवाब मिल गया, इलेक्ट्रॉन तुरंत आप टिक करेंगे। क्वेश्चन फिर से समझिए कि एक विद्युत परिपथ में धारा के प्रवाह का कारण क्या है। अब समझिए, एक विद्युत परिपथ हम लोग इसको पहले बनाते हैं, एक इलेक्ट्रिक सर्किट हम लोग पहले बनाएंगे, ठीक है ना। अब जब भी आप इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे, चलिए इसी क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे कर ले रहे हैं, इसी फिगर में ये देखिए, अब इलेक्ट्रिक सर्किट जब भी बनाना होगा आपको, तो ये चीज आपके पास जरूर होनी चाहिए भाई, ठीक है ना। ये जितनी 4 इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताई है, एक क्या हो गया आपका, एक हो गया आपका कंपोनेंट होगा, कोई फैन होना चाहिए आपके पास, पंखा होना चाहिए, लाइट, कुछ चीजें आपको जलानी होगी, वायर होना चाहिए, की होना चाहिए और बैटरी होना चाहिए। तो कोई एक विद्युत परिपथ है, ये क्या हो गया आपका विद्युत परिपथ, यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया ये आपका, है ना। ये क्या हो गया आपका विद्युत परिपथ, यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। अब यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है ये आपका 0.8 एम्पियर, यानी कि ये जो आपका करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में आपका क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। तो ये क्यों फ्लो कर रहा है, ड्यू टू, तो मैंने क्या बताया भाई, करंट का डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताया, करंट क्या है, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ फिक्स डायरेक्शन, ठीक है। जब तक ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये कोई फिक्स डायरेक्शन में फ्लो ना करने लगे, और इसका मूव किधर से किधर करेगा, लो टू हाई पोटेंशियल की ओर। ये सब तो बाकी आप क्लास देखेंगे तो समझ में आएगा। तो समझ में आ गया ना भाई, चलिए इसका भी आपको जवाब मिल गया है। देखिए क्लास हमने कैसे कराया, हर एक चीज को मैंने करवाया भाई, पूरा कंटेंट क्वेश्चन के साथ। देखिए पहले नोट्स देखिए कैसे, कंटेंट थ्योरी में मैंने आपको करवाया था सारी चीजें, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन जब पढ़ेंगे रजिस्टर की, तो हर एक कंसेप्ट को, हर एक नोट्स, हर एक पॉइंट को मैंने कर दिया। इसके बाद फुल हमने कॉन्सेप्ट, आपको कॉन्सेप्ट पे हम लोग प्रैक्टिस किए हैं। बाकी अभी ये सब चीज़ें तो अभी हम लोग अभी क्लास में कवर करेंगे ही। बाकी चलिए हम लोग आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत अच्छा सवाल पूछा गया सवाल है ये, इसलिए मैंने लिया भाई। अब ये बेसिक नॉलेज पे आपका सवाल है, कोई बहुत बड़ा तोप सवाल नहीं है। डायग्राम आपको दे दिया गया है ये, ठीक है। अब इसमें आपको पूछा गया ये डायग्राम क्या बता रहा है, मुझे बतलाइए। रेंट, अच्छा एक चीज, कोई ऑप्शन पढ़ने से पहले हम यहाँ एक एक चीज क्लियर कर ले रहे हैं। ये जो आपका डायग्राम बना के ये जो दिखाया गया है इसको समझिए, कोई एक ये वायर है, ठीक है ना, ये क्या है आपका, कोई एक वायर है। अब वायर में आपको दिखाया गया डायरेक्शन इस प्रकार से, कुछ डायरेक्शन इधर है, कोई डायरेक्शन इधर जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। तो क्या जा रहा है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है। कौन सा ये इलेक्ट्रॉन होगा भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन कौन होता है, जो न्यूक्लियस के चारों ओर जो घूम रहा होता है वो उसको छोड़ देता है, लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन किसके अंदर, एटम के अंदर ही घूम रहा होगा, है ना। ये सब क्लास याद आ रहा है कि नहीं भाई। लेकिन अब एक बात बतलाइए, ये जो अभी मैंने आपको क्या बताया था, करंट का डेफिनेशन जोड़ते चलिए भाई, यही सब चीज तो है कला पढ़ने की और पढ़ाने की। करंट के बारे में मैंने क्या बताया, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके आगे एक और लाइन लिखा, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन, यानी हिंदी में मैंने आपको बताया कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है एक निश्चित दिशा में जब फ्लो करती है, प्रभावित होती है, उसे ही आप विद्युत धारा कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो ये सब क्या है, यहाँ पे जो आपको फिगर में दिखाया गया है, ये जो आपको दिखाया गया है, ये इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है। तो ये सारे क्या है आपके, फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये सारे क्या है आपके, फ्री इलेक्ट्रॉन है भाई, है ना। लेकिन कोई एक फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोई इधर, कोई सारे के इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, या सारे इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, या सारे इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं, या सारे इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहे हैं, नहीं, कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ इधर आ रहे हैं, कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई तिरछे, कोई दाएं, कोई बाएं है। तो क्या यहाँ से करंट पहले बताइए फ्लो करेगा, तो करंट तो यहाँ से फ्लो नहीं कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात,
क्या ये क्लोज सर्किट है, क्या ये सर्किट कंप्लीट है? नहीं है, क्योंकि वायर से आप जब तक इसमें बैटरी नहीं लगा दिए तब तक ये भाई क्या होगा, आपका क्लोज सर्किट बना ही नहीं है। ठीक है, और एक आपने की भी लगाना है। तो अब समझ में आ गया ना, तो यहाँ पे अब आप इसको बना लेंगे। ठीक है, इतना ही काफी है आपको बताना मेरे लिए। ऑप्शन ए, रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बात बिल्कुल सही है कि रैंडम मोशन हो रहा, कोई इलेक्ट्रॉन इधर कोई उधर इधर, इन अ क्लोज सर्किट। क्या ये सर्किट आपको क्लोज दिख रही है? कहीं से भी दिख रही है? नहीं दिख रही है सर, यहां से तो कोई भी एंगल से नहीं दिख रही है, यानी कि पहला ऑप्शन तो भाई नहीं होगा, पहला ऑप्शन तो भाई नहीं होगा, यहां से कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग चलते हैं दूसरे ऑप्शन में, रैंडम मोशन ऑफ प्रोटॉन। अरे भैया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होता है। क्लास याद करिए भाई, मैंने एक चीज बताया था कि ये आपका एटम है और ये एटम के अंदर क्या है, ये आपका न्यूक्लियस है। और ये न्यूक्लियस को मैंने क्या बताया था, ये पेरेंट्स का रूम है और ये हम लोगों का एक बड़ा सा घर है। और इस पेरेंट्स के अंदर, पेरेंट्स रूम में कौन होंगे? सारे पेरेंट्स होंगे, दादा दादी नाना नानी। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में जितने फीमेल पेरेंट्स है और प्रोटॉन में सारे पॉजिटिव, मतलब कि जितने भी पेरेंट्स है मेल, वो सारे दादा हो सकते हैं, नाना हो सकते हैं, पापा हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं, फूफा हो सकते हैं। हाँ, और इस पेरेंट्स के रूम के बाहर ये हम लोग का रूम होगा, इसके इर्द गिर्द हम लोग क्या होंगे, घूर रहे होंगे, इनके अंडर में हम लोगों को नजर रखा होगा। और ये सबसे बाहर वाला रूम है जो मैं अभी बना रहा हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि आप होंगे, आपके कजन होंगे, आपके भाई होंगे, चचेरे फुफेरे जो भी भाई होंगे। ठीक है, और जैसे ही कोई गेस्ट बाहर से आ रहा था, यानी कि बाहर से हमें कोई एनर्जी मिल गई, हीट एनर्जी, तो कौन बाहर निकलेगा? क्योंकि पेरेंट्स का इसमें थोड़ा सा कनेक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि पेरेंट्स आएगा, कोई गेस्ट आएंगे तो पेरेंट्स के रूम में जा रहे हैं, तो इनसे बात करने के दौरान ये बाहर वाला जो रूम का जो बंदा होगा, जो लड़के हैं छोटे छोटे, वो बाहर निकल जा रहे हैं और यही फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है। याद आ रहा होगा ये सब, इससे ज्यादा हम लोग डिटेल यहाँ पे नहीं करेंगे भाई, क्योंकि समय भी हमें देखना है और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराना है। लेकिन भाई मेरा मकसद है कि हर एक चीज आपका कवर कराते चले। तो भाई अच्छा, तो यहाँ पे मैं एक चीज बताना ही भूल गया कि ये जो आपका एटम है और ये जो आपका यहाँ पे क्या है, आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो ये क्या कहीं मूव कर रहा होता है? नहीं भाई। और हमारा न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है और पूरा स्टेबल होता है। यहाँ पे कौन सा फोर्स काम करता है? न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी शॉर्ट रेंज पे काम करती है ना। चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स होती है। सबसे ब्रह्मांड का, यानी कि पूरे यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सब क्लास में मैंने कराया भाई। अगला ऑप्शन है रैंडम मोशन ऑफ एटम। अरे भैया, एटम कहाँ मूव करता है? एटम के अंदर जो उपस्थित होती है फ्री इलेक्ट्रॉन, वो क्या कर रहा होता है? उस मैटर के अंदर, उस पदार्थ के अंदर आपका मूव कर रहा होता है। अब देखिए, अब मैटर समझ रहे हैं, पदार्थ समझ रहे हैं, एटम समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन समझ रहे हैं, न्यूट्रॉन समझ रहे हैं, प्रोटॉन समझ रहे हैं, न्यूक्लियस समझ रहे हैं। ये है आपका साइंस पढ़ना। अगला ऑप्शन देखिए, रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ओपन सर्किट। ये आपका सही जवाब है कि रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर, कोई इधर, कोई इधर, और ओपन सर्किट है। ठीक है ना, ये बिल्कुल ओपन सर्किट है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। देखिए कितना शानदार सवाल पूछा गया आपको। बेसिक सा सवाल है, बट क्या आप कंसेप्चुअली पढ़े हैं, ये आपका सवाल आपको चेक करता है। अगला सवाल, यदि समान क्षमता की दो आवेशित वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता है तो टू चार्ज बॉडी इज कनेक्टेड विथ अ वायर ऑफ इक्वल कैपेसिटी। तो आप बताइए इसका सही क्या होगा आंसर। बाकी इसका जवाब मैंने दे दिया पहले या दूसरे सवाल में, क्योंकि इतना समय इसे लिया था। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, यदि समान क्षमता की दो आवेशित वस्तुओं, यानी कि टू चार्ज बॉडी इज कनेक्टेड विथ अ वायर ऑफ इक्वल कैपेसिटी। चलिए पहले हम लोग इसको बनाते हैं फिगर में। कोई भी चीज हो, कॉन्सेप्चुअली चीजों को हम लोग समझेंगे तब मजा आएगा पढ़ने में भी। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि चार्ज बॉडी यानी आवेशित। देखिए एक वर्ड यहाँ लिखा गया है, हर एक वर्ड को भी हम लोग काम करते हैं। चार्ज बॉडी, हालांकि ये मैंने क्लास में करवाया। चार्ज बॉडी मतलब क्या है? आवेशित। आवेशित क्या होगा भाई? वस्तु होंगे, है ना। आवेशित वस्तु। आवेशित वस्तु का मतलब क्या? यानी इसके ऊपर क्या होगा? कोई चार्ज होगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या नेगेटिव चार्ज, हमें नहीं पता है। ठीक है, चार्ज लेकिन इसके पास होगा, चार्ज बॉडी। तो अब ये कितना, अब यहाँ पे लिखा है कि दो चार्ज बॉडी है, ठीक है ना, दो चार्ज बॉडी है, तो हम जस्ट अजम्पशन कर ले रहे हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होगा। अजम्पशन मैंने कर दिया। तो मान के चलते हैं यहाँ पे 10 कूलाम चार्ज है और यहाँ पे भी इक्वली, वहां पे एक वर्ड यूज किया गया 10 कूलाम। देखिए यहाँ पे आप ऑप्शन क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ लिखा गया है कि एक समान क्षमता, है ना, यानी कि इक्वल कैपेसिटी की क्या है, दो चार्ज बॉडी है, दो आवेशित वस्तु को एक तार से जोड़ा जाता है। तो अब यानी 10 कूलाम चार्ज दोनों वस्तु पे रखी है और इसको मैंने एक तार से कनेक्ट कर दिया। ठीक है ना मेरे भाई, मैंने क्या कर दिया, तार से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कनेक्ट कर लेने के बाद टू चार्ज बॉडी इज कनेक्टेड विद अ वायर ऑफ इक्वल कैपेसिटी,
यदि समान क्षमता की दो आवेशित वस्तु एक तार से जोड़ा जाता है तो क्या भाई, तो है तो ऑप्शन पढ़ते हैं। तो जो बिजली है यानी कि जो करंट है नकारात्मक से सकारात्मक की ओर जाएगी, बिजली जो है सकारात्मक से नकारात्मक की, अच्छा सकारात्मक नकारात्मक क्या, नकारात्मक मतलब नेगेटिव और सकारात्मक मतलब पॉजिटिव प्लेट की तरफ, सकारात्मक पॉजिटिव ये हो गया नकारात्मक। और अगला ऑप्शन है बिजली प्रभावित नहीं होती है या इनमें से कोई नहीं। चलिए भाई देखते हैं क्या होगा नहीं होगा, इस पर हम लोग काम करते हैं। देखिए दो बॉडी है, इसको हमने तार से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। इस पे भी कितना कूलम चार्ज है, 10 कूलम चार्ज है, इस पे भी 10 कूलम चार्ज है, ठीक है मेरे भाई, इक्वल कैपेसिटी चार्ज है। अब देखिए यहाँ पे जब आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल, क्योंकि समान चार्ज है दोनों के पास, दोनों के पास समान चार्ज है, तो इसके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब तक डेल्टा वी जीरो है तो क्या वहां से करंट आपका फ्लो करेगा, मुझे ये बताइए, करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो ऑप्शन सी यहाँ लिखा हुआ साफ साफ कि बिजली प्रभावित नहीं होती है, ठीक है ना, क्योंकि जब तक वहां पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही नहीं, तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी। अगर नहीं आए समझ में कि फिर भी मैं आपको समझाता हूं कि हुआ क्या यहाँ आखिर। यहाँ पे हुआ कुछ भी नहीं भाई, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा गया है कि इक्वल कैपेसिटी में, ठीक है ना, इक्वल कैपेसिटी यानी कि समान क्षमता पे क्या है आपका बॉडी चार्ज 10 गुलाम 10 गुलाम। समझिए बिल्कुल, मैं और भी जीरो लेवल पे लेके चलता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया हवा के बारे में और करंट के बारे में, हवा किधर से किधर फ्लो करेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर। उसी प्रकार करंट के बारे में मैंने क्या बताया कि करंट आपका किधर से किधर फ्लो करेगा, हाई पोटेंशियल टू, ठीक है ना, मैं हाई वोल्टेज लिख दे रहा हूं क्योंकि एचपी से कंफ्यूज हो जाएंगे, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज की ओर है। उसी प्रकार जो आपका चार्ज है वो भी किधर से किधर जाएगा, हाई टू लो फ्लो करेगा, हाई टू लो फ्लो करेगा। अब आपने कह दिया है दो बॉडी है, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है मान के चल रहे हैं कि ये कितना है 10 गुलाम, मैंने बस एक एक एग्जांपल लिया। यहाँ पे अगर है 5 गुलाम तब क्या होगा, चार्ज हाई टू लो फ्लो करेगा, ये हो गया आपका हाई और ये हो गया आपका लो। लेकिन अगर आपने इसको भी 10 गुलाम चार्ज दे दिया तो क्या यहाँ से यहाँ चार्ज फ्लो करेगा, यहाँ पे तो खुद भी 10 गुलाम चार्ज है भाई और यहाँ भी 10 गुलाम चार्ज है, तो कैसे चार्ज आपका ए वन बॉडी से दूसरे बॉडी यानी हाई टू लो फ्लो करेगा, यहाँ हाई और लो है ही नहीं, यहाँ दोनों इक्वल कैपेसिटी का हो गए। तो अब इसका करंट से क्या मतलब है। अब देखिए जैसे कि ये आपका, जब मैंने यहाँ कह दिया कि यहाँ पे पोटेंशियल जीरो हो गया और यहाँ पे करंट फ्लो ही नहीं करेगा, इसका मतलब ये है कि करंट होता क्या है, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे क्या होना चाहिए, मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश है, तो आवेश ही मतलब फ्लो नहीं करेगा ना भाई। क्यों नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि इक्वल कैपेसिटी है, ना तो आवेश इधर से इधर ना तो इधर से इधर, कोई भी साइड में इसका क्या होगा, फ्लो नहीं होगा। तो आवेश का अगर फ्लो नहीं है यानी कि आवेश का फ्लो नहीं है मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं है, मतलब यहां से करंट क्या हो गया, जीरो, करंट प्रभावित ही नहीं होगी। समझ में आया कि नहीं भाई। अब मतलब मैंने पूरा थेड भाषा में आपको समझाया यहाँ पे, और जरूरी भी है भाई क्योंकि हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन होता है, ऐसी बातें नहीं है, हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन होता है। अगला सवाल है, किसी चालक के प्रतिरोध पर उसकी डैश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बहुत अच्छा सवाल है रजिस्टेंस के ऊपर। द रजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम, रजिस्टेंस जो होता है इंडिपेंडेंट होता है किससे कैसे। तो पहले मैं आपको रजिस्टेंस के बारे में पहले बता देता हूँ कि इसकी डिपेंडेंसी किसके किसके ऊपर होती है, बाकी अगला वो खुद ही आप जवाब दे देंगे। रजिस्टेंस कहने का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, रजिस्टेंस को हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध। इसको हम लोग किससे जोड़ते हैं, रुकावट से, है ना। रुकावट किसके लिए ये रुकावट पैदा करती है, तो करंट के लिए। और करंट कहने का मतलब क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन, और इसको ही आप चार्ज भी कह सकते हैं। किसके लिए ये रुकावट है, करंट के लिए। अब ये जो आपका रेजिस्टेंस है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और किसके समानुपाती होता है, रजिस्टिविटी के समानुपाती होता है। और मैंने यानी कि ये लेंथ के ऊपर डिपेंड किया, एरिया के ऊपर डिपेंड किया है। ये रजिस्टिविटी का मतलब क्या हो गया, मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी कि पदार्थ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब ये कहेंगे कि सब मटेरियल रजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता क्या है, क्लास देखिएगा भाई मैंने बताया है। और आपका किसके ऊपर ये डिपेंड करता है, आपका टेम्परेचर का इस पर इफेक्ट पड़ता है। यानी कि चार चीजें हो गई, एक तो लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, रजिस्टिविटी यानी कि मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, और टेम्परेचर के ऊपर आपका ये जो रजिस्टेंस है ये आपका डिपेंड करता है। अब जैसे लेंथ बढ़ाने से आपका क्या हो जाएगा, रजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन यहां मैंने ये भी बताया था कि आपका लेंथ दो तरीके से इंक्रीज होगा। एक तो आपका कोई एल लेंथ का ये आपका वायर है, अब मैं क्या किया हूं, उसको सेम एल लेंथ का एक और वायर ला करके यहाँ पे जोड़ दिया।
ठीक है, तो अब टोटल लेंथ कितना हो गया, 2L हो गया। इसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए है, इसकी भी क्या है, ए है, इसकी भी क्या है, ए ही होगी। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो वायर आपका एल है, अब इसको मैं खींच करके क्या कर रहा हूं, 2L कर दिया हूं। तो अब जैसे खींच करके कर दिया 2L, तो ये देखिए क्या, ये क्या हो गया, 2L हो गया। उसी तार को खींचा हूं तो इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो अगर आप खींच करके या फिर पिघला करके अगर आप लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं तो उस पर किस पे इंपैक्ट पड़ रहा है आपका, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा आपका। लेकिन यहाँ पे अगर आप जोड़ करके अगर लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं तो क्रॉस सेक्शन एरिया ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी है, ठीक है। और इसके ऊपर हमने कल बहुत डिटेल न्यूमेरिकल्स किए हैं, 15-20 क्वेश्चन किए हैं, पूछे गए भी सारे, एग्जाम्पलर के भी बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन किए हुए। तो एक तो ये हो गया। तो लेंथ यहाँ पे इंक्रीज करने से क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। अगर आपने एरिया को अगर डिक्रीज कर दिया है तो रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज होगा। और आपकी रजिस्टिविटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और टेम्परेचर का मैंने कंसेप्ट बताया था कि कंडक्टर के केस में क्या होगा। अब कंडक्टर यानी कि चालक होता क्या है, जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं। फिर मैंने बताया इंसुलेटर के केस में, अब इंसुलेटर यानी कि कुचालक होता क्या है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जीरो होते हैं। अगर यहाँ जीरो है फ्री इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से करंट जीरो फ्लो करेगा। यहाँ पे करंट जीरो है यानी कि यहाँ रुकावटें ज्यादा है, यानी रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है। यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो करंट यहाँ पे मैक्सिमम फ्लो करेगा, यानी रुकावटें कम है, यानी आर यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम होगा। फिर मैंने इसमें ही एक आपको बताया था क्या, सेमी कंडक्टर के बारे, यानी इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन तो होगा लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होंगे, कम होंगे, इसलिए इसमें करंट क्या होगा, एवरेज फ्लो करेगा। रेजिस्टेंस भी इसमें एवरेज रहता है, यानी कि मिनिमम से ज्यादा मैक्सिमम से कम इसका रेजिस्टेंस होता है। इसका एग्जांपल है आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम। कंडक्टर का मैंने एग्जांपल दिया था, जितने भी मेटल हो गए, ह्यूमन बॉडी हो गए, और आपका इंसुलेटर में जितने वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, उसका नॉर्मल वाटर आपका कंडक्टर है, आपका प्योर वाटर आपका इंसुलेटर है। यहाँ पे फिर मैंने आयंस का फॉर्मेशन का कंसेप्ट दिया है, ये सारी चीजें। चलिए ये सब बहुत एक्स्ट्रा हो गया कंसेप्ट। अब आइए हम लोग बात करते हैं ऑप्शन क्या है इसका, इस क्वेश्चन पे। क्या ये शेप पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, तो मैंने आपको बताया एरिया, एरिया मतलब शेप हो गया। तापमान पे डिपेंड करता है, बिल्कुल। मोटाई के ऊपर डिपेंड करता है, भाई एरिया ही हो गया एक प्रकार, सॉरी शेप नहीं होगा ना भाई, ये आपका शेप है। अब ध्यान से देखिएगा, तापमान में डिपेंड करता है, मोटाई यानी कि एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, और ये लंबाई, यस सर, एरिया पे, लंबाई पे भी डिपेंड करता है, लेकिन आकृति पे डिपेंड नहीं करता। आकृति मतलब क्या है समझिए, जैसे कि अब वो वायर को मैंने आप इस प्रकार से मोड़ दिया, कोई भी शेप लिया आपने, इसको सिलेंड्रिकल बना दिया या फिर आप उस वायर को कोनिकल बना दिए, तो इससे इसके रेजिस्टेंस को कोई डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस केवल लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, उसकी मोटाई के ऊपर, उस कौन सा पदार्थ आपने यूज किया है, मेटल लिए हैं, नन मेटल लिए हैं, सिलिकॉन लिए हैं, जर्मेनियम लिए हैं, सिल्वर लिए हैं, एल्यूमिनियम लिए हैं या कॉपर लिए हैं, और टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं। कंडक्टर के केस में मैंने क्या बताया था, टेम्परेचर को इंक्रीज अगर आपने कर दिया तो, देखिए थोड़ा सा मैं रिकॉल करवा दे रहा हूँ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन भर भर के पूछा गया। कंडक्टर कहने का मतलब क्या है, चालक। इसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं। अब आपने टेम्परेचर को ज्यादा कर दिया है, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो इसमें क्या होगी, टक्कर ज्यादा होगी, रुकावटें क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। लेकिन इंसुलेटर के केस में क्या हुआ था आपका, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कम होते हैं, तो आपने टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हुआ, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको क्या होगा, मोशन मिल जाता है और भी ज्यादा, क्योंकि वहां स्पेस ज्यादा है, तो वहां पे रेजिस्टेंस क्या हो गया आपका, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस कम हो गया आपका, हाँ। और इसके जस्ट अपोजिट कर लीजिए, अगर आप इंसुलेटर का टेम्परेचर अगर आप कम करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। कब आपका कंडक्टर इंसुलेटर या फिर सुपर कंडक्टर की तरह काम करेगा, तो आप क्या करेंगे, टेम्परेचर को 0 डिग्री कर दीजिए, 0 केल्विन कर दीजिए, या -273.15 केल्विन कर दीजिए, यानी कि टेम्परेचर आपने कर दिया सबसे मिनिमम। अगर टेम्परेचर सबसे मिनिमम कर दिया यानी कि रेजिस्टेंस क्या हो गया, सबसे मिनिमम, यानी कि 0 हो गया, यानी कि कोई रुकावट नहीं है, यानी कि यही कंडक्टर आपका क्या बन जाएगा, सुपर कंडक्टर, यानी कि अति चालक। अति चालक मतलब कि आप अच्छा नहीं, आप बहुत अच्छा है, मतलब करंट तो इसे फ्लो कर ही रहा है, करंट के लिए अच्छा है ही, लेकिन अगर आपने टेम्परेचर एकदम मिनिमम कर दिया है, मिनिमम यानी कि 0 केल्विन, -273.15 केल्विन, जिससे मिनिमम अब हम लोग नहीं ला सकते हैं, या हम लोग इतना भी प्रैक्टिकली कर भी नहीं सकते इतना टेम्परेचर, लेकिन एक थ्योरेटिकली कंसेप्चुअली अगर इतना हम लोग करते हैं तो वहां रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई, एकदम मिनिमम, क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है भाई वहां पे इतना मिनिमम कर दिए, तो भाई रेजिस्टेंस बिल्कुल, रुकावटें वहां पे खत्म हो गई है, तो क्या होगा यहां से, तो यहां से क्या होगा भाई, आराम से करंट फ्लो करेगा, करंट आराम से फ्लो करेगा, यानी कि यही कंडक्टर क्या आपका एक्ट करेगा, सुपर कंडक्टर की तरह, यानी कि अति चालक की तरह। बाकी इसको मैंने बहुत डिटेल बताया प्रैक्टिकली, तो आप उस वीडियो को देखिएगा। बाकी यहां से एक और सवाल बनता है कि आपका जो इंसुलेटर है,
ठीक है। इंसुलेटर के केस में अगर आपने क्या कर दिया, टेम्परेचर को बहुत ही कम कर दिया, यानी कि आपने 0 केल्विन या -273.15 केल्विन कर दिया, तो इस केस में क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया यानी कि मैक्सिमम हो गया, तो क्या हो जाएगा आपका, यही इंसुलेटर आपका, सॉरी इंसुलेटर नहीं, इंसुलेटर के केस में नहीं, यहाँ पे मैंने सेमी कंडक्टर लिखना था भाई, ठीक है ना। चलिए कोई नहीं, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ फिर से। ये हो गया आपका इंसुलेटर का केस में। चलिए इंसुलेटर का केस ये हो गया आपका। हालांकि इंसुलेटर के केस में हम लोग ये सारी चीजें नहीं देखी थी भाई, है ना। हम लोगों ने क्या देखा था, सेमी कंडक्टर देखा था। तो इसको आप इसको हटा ही लीजिए, ठीक है ना, ताकि आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्या नहीं होइएगा, देखिए मैं बता दे रहा हूँ। एक तो कंडक्टर का केस हमने देखा था, और दूसरा हमने देखा था भाई क्या, सेमी कंडक्टर का। क्योंकि भाई इंसुलेटर का आप क्या ही देखें, क्योंकि इंसुलेटर में क्या होता, फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, तो उसे करंट फ्लो ही नहीं करेगा, है ना। अर्धचालक हमने देखा था, ठीक है। मैंने वहां पे इंसुलेटर लिख दिया, उसके लिए सॉरी मैं बोलता हूं। यहां पे मैंने क्या बताया था कि आप जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, यहां मैं सेमी कंडक्टर बोलना चाहिए था भाई, कैसे मैंने इंसुलेटर वहां लिख दिया भाई, क्योंकि वहां तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। कोई नहीं, टेम्परेचर मैंने इंक्रीज किया तो यहाँ पे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, कम होगी। तो भाई टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उसको क्या होगा, मोशन अधिक मिल जाता है। याद करिए कल की क्लास, तो आराम से मूव करेगा, तो करंट यहाँ ज्यादा फ्लो करेगा, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। और टेम्परेचर को अगर आप डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करने पे आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसका टेम्परेचर एकदम मिनिमम कर दिए 0 केल्विन या -273.15 केल्विन, तो इस केस में क्या होगा, रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाएगा, मैक्सिमम, यानी कि रुकावटें सबसे ज्यादा। तो यही अर्धचालक से जो करंट फ्लो कर रहा था, अब इसे करंट फ्लो ही नहीं करेगा, यानी कि अब ये सेमीकंडक्टर आपका इंसुलेटर की तरह कार्य करने लगेगा। यही आपका क्वेश्चन पूछता है। चलिए हो गया भाई। बाकी वो ध्यान रखिएगा, वहां सेमीकंडक्टर मुझे लिखना चाहिए था, इंसुलेटर मैंने लिख दिया था, बाय मिस्टेक है ये मेरा, ये मैं एक्सेप्ट करता हूं। बाकी आप अगर पिछले क्लास देख के आ रहे होंगे तो आप इस गलती को पकड़ भी लिए होंगे, और आप गलती पकड़ रहे हैं, ये अच्छी बात है कि आप चीजों को समझ रहे होंगे। ये हो गया सातवां ऑप्शन। आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राशि किसी दिए गए धातु के तार की वैद्युत प्रतिरोधकता को प्रभावित करती है। द रजिस्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, यानी कि ये जो आपकी, देखिए क्वेश्चन क्या है समझिए, निम्नलिखित में से कौन सी राशि जो है किसी दिए गए धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता की बात की जाती है, यानी कि रजिस्टिविटी, यानी कि रो, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ के ऊपर नहीं करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर नहीं करता है, ये टेम्परेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये अभी मैंने आपको बताया भी था, मतलब कल मैंने बतलाया था। 9वां सवाल आपका, और अभी भी बता दिया ना भाई, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सुपर कंडक्टर। देखिए अब आया आपका क्वेश्चन, अति चालक के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो पहले इसको समझ लीजिए कि अति चालक कहने का मतलब और चालक कहने का मतलब क्या है, इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन आ ही गया है, और हमने हालांकि क्लियर किया भी है, लेकिन बहुत नए स्टूडेंट्स भी वीडियो को देख रहे होंगे, तो और जो पुराने स्टूडेंट्स भी है, तो भाई आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए दो चीज है, एक है आपका कंडक्टर, यानी ये हो गया आपका चालक, और एक हो गया आपका सुपर कंडक्टर। इसके बीच के डिफरेंस को समझिए, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अति चालक यानी ये आपका है अच्छा लड़का, ठीक है, ये है आपका अच्छा लड़का, और उसी को आपने बोल दिया ये बहुत अच्छा लड़का हो गया, ठीक है। इसी को आपने क्या बोल दिया, बहुत अच्छा हो गया, और भी अच्छा नंबर लिया है, बस यही फर्क है ये। यानी इससे करंट तो भी फ्लो कर रहा है, लेकिन इससे और ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या उतना ही इसमें भी है, उतना ही है, लेकिन इसमें थोड़ी जो रेजिस्टेंस थी, इसमें रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो हो जाती है, तो करंट इसमें स्मूथ फ्लो करता है। इसमें जो फ्लो कर रहा होता है, इससे कंपैरेटिवली और ज्यादा स्मूथ इससे फ्लो करता है, इसलिए हम इसको नाम दे देते हैं सुपर कंडक्टर। तो आपका ये कंडक्टर कब सुपर कंडक्टर बन जाता है, मैंने बताया था कंडक्टर के केस में कि टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज कर दिए तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। सॉरी, अगर कंडक्टर के केस में बताया था कि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा है, तो कॉलिजन होगा, तो रुकावटें ज्यादा हो गई है। अब अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया मेरे भाई, तो यही बताइए टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे ही, ठीक है। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर को कम कर दिया, कितना, 0 केल्विन या -273, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। एकदम मिनिमम टेम्परेचर अगर आपने कर दिया है तो रेजिस्टेंस एकदम मिनिमम यानी कि रेजिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, 0, कोई रुकावटें ही नहीं, तो करंट एकदम आराम से फ्लो करेगा। तो ये कंडक्टर आपका कम बन गया सुपर कंडक्टर, अति चालक, बहुत अच्छा, करंट बहुत अच्छा फ्लो करने लग गया, कब, एट मिनिमम टेम्परेचर, कितना, 0 केल्विन -273। चलिए अब आइए, और इस केस में रेजिस्टेंस क्या हो गया, मिनिमम हो गया। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या बोल रहा है। वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज नेगेटिव, रेजिस्टेंस नेगेटिव, नॉट पॉसिबल, ये तो मैंने कहीं भी बताया नहीं। अगला ऑप्शन है वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज हाई, प्रतिरोध का मान उच्च होगा, नहीं, प्रतिरोध का मान उच्च तो हो ही नहीं सकता।
और वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे वर्ड है सुपर कंडक्टर है भाई, चालक है, अति चालक है, तो कंडक्टर से करंट बहुत अच्छा फ्लो करेगा, तो रुकावटें बिल्कुल जीरो होनी चाहिए। देखिए अगला ऑप्शन है वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज जीरो, लेकिन अगला ऑप्शन भी पढ़िए, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज लो। देखिए ये है आपका, समझना होगा, यहाँ पे है लो, निम्न प्रतिरोध, ये है जीरो। अब इसको भी समझिए, क्या इसको समझना है, क्योंकि अभी दोनों में से किसको आप टिक करिएगा, निम्न में या फिर जीरो में जाइएगा, लो आपका रेजिस्टेंस में जाइएगा या जीरो रेजिस्टेंस में जाइएगा। क्योंकि अगर ये दोनों ऑप्शन अगर नहीं होता, केवल जीरो होता या केवल लो होता, तो आप लो को टिक कर देते, और जीरो होता तो जीरो को टिक करते, लेकिन ये दोनों, तो इसका समझिए, ये हो गया आपका, जैसे यहाँ से आप आ रहे हैं 10 है, ये आपका 9 है, ये आपका 8 है, ये 7 है, इस प्रकार करते 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 ये हो गया आपका जीरो। तो लो क्या हो गया, ये आपका हाई हो गया, ठीक है। लो अब इसको भी आप बोल सकते हैं, अगर इस 10 के साथ कंपैरिजन करेंगे तो 7, 10 7 के बीच में क्या हो जाएगा, लो ये हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपका 5 है, 6 है, 7 है, सॉरी 7 के बाद ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, 4 हो गया, 3 2 1। अगर आप 3 को कंपैरिजन कर रहे हैं 6 से, तो अब ये हो गया आपका हाई, ये हो गया आपका लो। अगर आप 1 को कंपैरिजन कर रहे हैं 3 से, तो ये हो गया आपका हाई और ये हो गया आपका लो। लेकिन सब अब जीरो क्या है, सबसे लो ही होगा, यानी कि जीरो होना चाहिए। रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए इस केस में, क्योंकि यहाँ दोनों ऑप्शन है, लो भी, तो इसका सही ऑप्शन समझ पा रहे हैं ना, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए सुपर कंडक्टर के लिए। और अगर ये ऑप्शन होता ही नहीं, तब आप इसको टिक करके आते। समझिए भाई, ऑप्शन का खेल को भी यहाँ पे समझना आपको। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पे। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सुपर कंडक्टर, ये आप होप शो कि अब आप बना पाइएगा आराम से। कौन सा स्टेटमेंट सही है सुपर कंडक्टर यानी अति चालक के बारे में। अति चालक मतलब क्या हो गया कि उससे करंट बहुत ज्यादा यानी मैक्सिमम फ्लो करेगा, और उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा, है ना, यही मैंने बताया था। और यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, उसका कंडक्टर का टेम्परेचर सबसे लो कर दिया जाएगा, कितना, 0 केल्विन या -273.15 केल्विन। चलिए देखते हैं। हाई टेम्परेचर नहीं होगा भाई, वेरी लो यस, अति निम्न तापमान, तो ये तो अब खैर होगा ही नहीं, ऑप्शन होगा ही नहीं, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, ठीक है ना। देख लीजिए भाई कैसे क्वेश्चन बना रहे हैं आप, चीजों को समझ करके आप बना रहे हैं, है ना, पूरा खोल रहे हैं आप हर एक क्वेश्चन को और कंसेप्ट को भी। अगला सवाल है 11वां सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये आपको कुछ चीजें हैं, मैं यहाँ पे याद करवाऊंगा, ये जरूरी भी है आपके एग्जामिनेशन के लिए, इसको याद करना भी आपको पड़ेगा विदाउट याद किए, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, और अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको कंफ्यूजन में लाती है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे उससे पहले मैं आपको पहले यहाँ कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ। फैक्ट है ये, एकदम याद करके आपको चलना है ये, ठीक है ना। आपके एग्जाम में पूछे, हर एग्जाम में पूछेगा, मतलब इस तरह के क्वेश्चन आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, ना केवल रेलवे के लिए। देखिए मैं रजिस्टेंस के बारे में बतला रहा हूँ, यानी कि आपको रजिस्टेंस के बारे में बतला रहा हूँ, यानी आपको क्या समझना चाहिए, रुकावट के बारे में, है ना। हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं भाई, ठीक है, रुकावट नहीं बोलते हैं, ठेठ भाषा में समझने के लिए मैंने आपको बताया। देखिए सबसे ज्यादा जो आप मटेरियल का अगर आप वायर यूज कर रहे हैं टंगस्टन का, ठीक है, टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन का अगर आप यूज कर रहे हैं, जिसको रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं केमिस्ट्री में डब्ल्यू से, या आप आयरन भी आपको एग्जाम में मिल सकता है, आयरन बोले तो लोहा, जिसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, सिंबल है आयरन का Fe, या आपका एल्यूमिनियम मटेरियल भी आ सकता है, एल्यूमिनियम, यही 5 या 4 पूछता है आपसे, एल्यूमिनियम, इसको Al से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आपका है कॉपर, COPPR, कॉपर Cu से रिप्रेजेंट करेंगे, और एक आपको क्या पूछ लेता, सिल्वर, हाँ ठीक है ना, सबसे अच्छा है ये तो भाई, सिल्वर पूछेगा ये। अब देखिए इन पांचों को आपको कंपैरिजन करना आपसे एग्जाम में पूछता है, तो देखिए मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, डाटा याद रखिएगा। सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका है, तो याद रखिएगा टंगस्टन का है। अब देखिए सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका है, टंगस्टन का, पहले लिख दे रहे हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकली समझाएंगे। फिर है इसके बाद आयरन का, सबसे ज्यादा रुकावट इसमें होगा अगर आप इसका यूज कर रहे हैं। इसके बाद है आपका एल्यूमिनियम का, ठीक है सर। इसके बाद है आपका कॉपर का, ठीक है सर। और इसके बाद है किसका, सिल्वर का, ठीक है ना, Ag का, किसका है, सिल्वर का, यानी कि Ag का। इसको थोड़ा सा हम लोग एक इधर घिसका ले ताकि चीजों को मैं आपको समझा पाऊंगा, ठीक है ना। देखिए इधर, चलिए भाई, अब मैं आपको क्या बोल रहा था, मैं आपको ये बता रहा था कि आपकी जो रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, इसके बारे में आपको बता रहा था। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, सबसे ज्यादा किसका है, टंगस्टन का रेजिस्टेंस है, और अगर देखेंगे तो सबसे कम यहाँ पे किसका है, सिल्वर का है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या है, टंगस्टन का अगर आप वायर यूज करते हैं, समझिए भाई प्रैक्टिकल समझिए, अगर आप टंगस्टन का वायर यूज करते हैं तो इसका क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, सबसे ज्यादा है,
मैक्सिमम है। मैक्सिमम है मतलब क्या है, यहाँ पे रुकावट सबसे ज्यादा होगी। अगर रुकावट सबसे ज्यादा होगी तो करंट क्या होगा, कम फ्लो करेगा। ठीक है, उसके बाद इससे थोड़ा सा और अधिक करंट फ्लो करेगा, इससे थोड़ा सा ज्यादा करंट फ्लो करेगा, क्योंकि यहाँ पे रुकावट अब देखिए कम होते जा रही है। और सबसे कम अगर देखेंगे तो इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू है, यानी कि सिल्वर की, इसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू क्या है, मिनिमम है। तो इसका अगर आप वायर यूज करेंगे तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम फ्लो करेगा। तो हम लोग यूज करते हैं घर में क्या, कॉपर, क्योंकि देखिए ये जो चांदी सिल्वर वायर जो है ना बहुत महंगा हो जाएगा, चोरी भी बहुत ज्यादा होगा, इसलिए हम लोग कॉपर वायर अपने घर में यूज करते हैं, क्योंकि स्लाइटली इसका रेजिस्टेंस वैल्यू एकदम सेम है। ठीक है ना, थोड़ा सा ज्यादा होता है कॉपर का, तो इसलिए हम लोग इसको ही घर में यूज कर लेते हैं, एल्युमिनियम भी यूज कर लेते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन अब आप यहाँ पे बना पाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोला आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, निम्न में से कौन, अच्छा इसको और यहाँ पे हम खोल दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप बना पाएंगे। अब देखिए, अब एक बात बतलाइए, अगर आपने टंगस्टन का यूज किया तो करंट क्या है, कम फ्लो कर रहा है, तो ये कैसा काम करेगा, कंडक्टर की तरह या सेमी कंडक्टर की तरह, इन दोनों में मुझे बताइए। तो आप बोलेंगे सर सेमी कंडक्टर, क्योंकि करंट कम फ्लो कर रहा है। अगर अब आपको ऑप्शन दे दूं मैं यहाँ पे दो ऑप्शन, ये कैसा काम करेगा, कंडक्टर की तरह या इंसुलेटर की तरह, तो बोलेंगे सर इंसुलेटर, क्योंकि कंडक्टर से तो ज्यादा करंट फ्लो करता है। ठीक है, अब मुझे ये बतलाइए इन पांचों में, ठीक है, इन पांचों में मुझे आपको बतलाना है, इन पांचों में मुझे आप बतलाइए कौन सबसे अच्छा कंडक्टर होगा, कौन सा वायर का अगर हम यूज करते हैं। तो कंडक्टर कहने का मतलब क्या है भाई साहब, जिससे करंट अधिक फ्लो करेगा, यानी कि अब इसमें से हम बात करेंगे तो सिल्वर क्या हो जाएगा, बेस्ट कंडक्टर हो जाएगा। और ये क्या होगा, बेस्ट, ये भी कंडक्टर है, करंट इससे भी फ्लो करेगा लेकिन कम है, तो कंपैरेटिवली सबसे बेस्ट कंडक्टर क्या हो गया, ये डाटा एकदम याद रखिएगा जो मैंने अभी बताया। अब आइए इस क्वेश्चन को बनाइएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेटर कंडक्टर। अच्छा, अब यहीं से आपको पूछ लिया जाए, चलिए कि बेस्ट इंसुलेटर कौन होगा या बेस्ट सेमी कंडक्टर कौन होगा। सेमी कंडक्टर में सबसे कम करंट किससे फ्लो करेगा, टंगस्टन हो जाएगा। इंसुलेटर की तरह मतलब कि स्लाइटली लिखा गया, स्लाइटली कुचालक की तरह बिहेव करेगा, कौन होगा, वो टंगस्टन होगा, है ना। चलिए, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, मैं आपको हर चीज के लिए रेडी कर रहा हूं। तो भाई किससे बोला गया, कंडक्टर की तरह, यानी कि अच्छा चालक कौन है, यानी कि करंट सबसे ज्यादा किससे फ्लो करेगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा, यही हो गया ऑप्शन ए। समझ में आया कि नहीं भाई, रेजिस्टेंस सिल्वर का ही है ना कम, मैंने अभी आपको बतलाया। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, अब क्या आपको याद आ रहा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में, चूज द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। विद्युत चालकता, विद्युत चालकता क्या है बताइएगा। देखिए मैंने आपको एक कंडक्टेंस के बारे में पढ़ाया था, G इक्वल्स टू क्या बताया था मैंने आपको, 1/R। क्या आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, मुझे नहीं पता आपको याद है भी नहीं है, आपने सारे क्लासेस किए भी हैं कि नहीं ढंग से। अगर आपने सारे क्लासेस किए होंगे तो हर एक चीज को बता पा रहे होंगे। फिर मैंने बताया था विशिष्ट चालकता के बारे में, यानी कि कंडक्टिविटी, सिग्मा के बारे में, यानी सिग्मा इक्वल्स टू 1/ρ। तो यहां बोला गया है विद्युत चालकता के आधार पर आपको बताना है निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनना है। ठीक है ना, विषम को चुनना। देखिए कॉपर क्या है, एक अच्छा चालक है। ह्यूमन बॉडी, याद करिए मैंने कंडक्टर का एग्जांपल दिया, एक अच्छा है। अब यहां पे आइए रबड़, ग्रेफाइट को मैं अभी नहीं ले रहा हूं क्योंकि वो एक्सेप्शन है भाई, उसको याद करना पड़ता है, इसलिए रबड़ के बारे में मैंने क्या बताया था, ये क्या है, इंसुलेटर है, जिसका क्या होता है, इससे आपका करंट आपका फ्लो नहीं करेगा, ये इंसुलेटर की तरह करेगा, यानी इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी या मैक्सिमम होगा। इससे करंट बहुत अच्छा फ्लो करेगा, मैक्सिमम, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, एकदम मिनिमम होगा। इससे भी करंट क्या होगा, मैक्सिमम फ्लो करेगा, है ना, इससे भी करंट आपका मैक्सिमम फ्लो करेगा, इसका क्या होगा, रेजिस्टेंस मिनिमम होगा। और ये याद रखिएगा एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, ये भी एक अच्छा चालक है, करंट इससे मैक्सिमम फ्लो करता है और रेजिस्टेंस इसका मिनिमम होता है। तो ये आपका ये भी सही है, ये भी सही है, यानी ये तीनों का प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन ये क्या है, एक्सेप्ट अलग है इसका प्रॉपर्टी, इससे करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, इससे भी करंट फ्लो कर रहा है, इससे भी करंट फ्लो कर रहा है, इससे भी करंट। तो आपको बोला गया विषम चुनना है, ऑड वन चुनना है, इसमें से क्या हो जाएगा, रबड़। समझ रहे ना। तो देखिए क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कई लेवल पे हो सकता है। अब ये आपका एग्जाम का पूछा गया नहीं है रेलवे में, ये दूसरे एग्जाम में पीसीएस रेंज का पूछा गया क्वेश्चन है। तो मैंने कहा ना क्या कि आपका हर क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा अगर एक बार सिद्ध से चीजों को पढ़ लेते हैं हमारे साथ तो। ठीक है, चलिए ये हो गया ऑप्शन डी। अगला सवाल है, अगला सवाल क्या बोला गया है, बिसाइड दैट डैश नन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी डैश के अलावा अधातुएं जो है विद्युत की कुचालक होती है। पहले आप समझिए, दो चीज को समझ लीजिए, एक है आपका मेटल और मैंने केमिस्ट्री में बताया भी है, एक है आपका नन मेटल, है ना। अब मेटल कहने का मतलब क्या है, जिसके अंत में क्या होगा, यम होगा और आवाज जिसको पटकने पे टन झन की आवाज आएगी, और जो नहीं ये करेगा उसके अलावा वो सारा क्या हो जाएगा, नन मेटल हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है सर। अब मेटल में क्या होता है, आपका फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, लेकिन नन मेटल में क्या होता है, आपका फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। लेकिन इसमें मैंने आपको एक एक्सेप्शन बता दिया है, ग्रेफाइट जो है आपका, इसमें क्या होता है, आपका फ्री इलेक्ट्रॉन होने के मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसमें क्या होता है, एक गुड कंडक्टर यानी कि चालकता की तरह बिहेव करता है, करंट इसे अच्छा फ्लो करता है जी। ठीक है सर। तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि इससे क्या होगा, करंट अच्छा फ्लो करेगा, गुड कंडक्टर होगा। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इससे करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है। अब आइए, अब यहां बोला गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज नॉट, कहां गया क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन था ना जी। ठीक है, तो इसमें बोला गया ग्रेफाइट, ये भी क्या है, अधातु है। नाइट्रोजन, अच्छा अधातु का पता कैसे करते हैं, जिसमें इन लगा होगा लास्ट में या फिर जन लगा होगा, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, ये हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये सारे हो गया नन मेटल। तो देखिए ग्रेफाइट क्या है, ये भी आपका क्या है, एक नन मेटल है, ठीक है, ये आपका नन मेटल हो गया। नाइट्रोजन ये भी क्या हो गया, आपका एक नन मेटल हो गया, ठीक है सर। सल्फर ये भी आपका एक नन मेटल हो गया। हाइड्रोजन ये भी आपका नन मेटल हो गया। तो नन मेटल है यानी कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, होगा। ग्रेफाइट एक्सेप्शन मैंने अभी याद करा, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो डैश के अलावा धातु विद्युत की कुछ अलग होती है। एकमात्र ऐसा धातु जो ग्रेफाइट है, जो क्या होता है, एक गुड कंडक्टर होता है, जिससे करंट फ्लो करता है। बाकी मैंने अभी बताया कि जो अधातु होता है उससे करंट फ्लो ही नहीं करेगा। देखिए यहां मैंने अभी बताया है, जो फ्री मेटल नन मेटल है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, क्रॉस का साइन दिया, इससे क्या होगा, आपका करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, इससे आपका करंट क्या होगा, फ्लो नहीं करेगा। लेकिन इससे आपका क्या था, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण इससे करंट फ्लो करेगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, जो अधातु होने के बाद भी इससे क्या होता है, आपका करंट फ्लो करता है। एक्सेप्शन है, इसलिए आपके एग्जाम में ये पूछता है। 13 का हो गया, इसका सही उत्तर क्या, ऑप्शन ए ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन आते हैं 14 क्वेश्चन। बहुत अच्छा सवाल, बहुत शानदार सवाल। ये सब सवाल की भाई रिस्पेक्ट करनी चाहिए और समझना भी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, निम्न में से कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है। तो इसको बनाने से पहले समझ लेते हैं ना चीजों को अच्छे से, आखिर ये क्या रहा भाई। अब यहाँ पे सॉल्यूशन कहाँ से आ गया, क्या हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ने लग गए। अब सॉल्यूशन किए हैं कि नहीं भाई, अच्छे से पढ़े कि नहीं, मैंने कराया अपने एप्लीकेशन में भी। बाकी कोई नहीं, मैं कोई अभी यहाँ पे आपको भी करवाऊंगा, यूट्यूब पे भी, टेंशन नहीं लेना आपको। चलिए इसके कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं। देखिए दो चीजें हैं। पहले तो मैंने आपको क्या बताया, करंट के बारे में। करंट के बारे में मैंने आपको क्या बताया, करंट जो फ्लो करता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, किसके कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है ना, कोई एक फिक्स डायरेक्शन में जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा, मैं लिख दे रहा हूँ, फिक्स डायरेक्शन में जब ये मूव करने लगेगा तो आपका करंट उत्पन्न होगा। ये हो गया सॉलिड के केस में, सॉलिड मटेरियल होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन जब बात कर रहे होंगे सॉल्यूशन की, ठीक है ना, तो सॉल्यूशन में क्या होता है, आपका आयंस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्या होता है, आयंस का फॉर्मेशन होता है। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, कंडक्टर की केस में, कंडक्टर कहने का मतलब क्या है, चालक। इससे करंट क्या होता है, अच्छा फ्लो करता है, मैक्सिमम फ्लो करता है। तो इसका एक एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको नॉर्मल वाटर का, है ना। नॉर्मल वाटर यानी कि जो आप घर में यूज करते हैं, पीते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या है, H2O, यानी कि इसमें क्या है, एक हाइड्रोजन है और एक आपका ऑक्सीजन है। तो ये क्या होगा ना, जब ये जो आपका सॉल्यूशन है, यानी कि नॉर्मल वाटर क्या हो गया, आपका सॉल्यूशन हो गया एक। तो ये क्या होता है, सॉल्यूशन का जब ब्रेक डाउन होता है तो ये जो आपका एटम है ये आपका आयंस के फॉर्म में टूटता है। इसका क्या होता है, ये सॉल्यूशन आयंस में ब्रेक डाउन करता है। ठीक है ना, तो ये आपका H+ और ये आपका क्या चीज बनेगा, OH-। तो ये आयंस के कारण यहाँ पे क्या होता है, करंट फॉर्म होता है, यानी कि करंट फ्लो करता है सॉल्यूशन में आयंस के कारण में। लेकिन मैंने आपको एक बताया था प्योर वाटर के बारे में। तो प्योर वाटर जो आप बैटरी में जो पानी को डालते हैं, वो भी आपका फॉर्मूला सेम है, लेकिन ये इजीली में आपका इजीली यानी कि तुरंत आसानी से ये ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है आयंस में, H+ OH- में। इस कारण इससे करंट फ्लो नहीं करता, इसलिए तो करंट नहीं मारता आपको। लेकिन आप चाहें तो इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं डोपिंग के थ्रू। ठीक है, तो डोपिंग वगैरह पढ़ना नहीं है आपके सब्जेक्ट में। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन का कंसेप्ट, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से इसको जोड़ करके। चलिए अब आगे देखते हैं, ऑप्शन क्या दिया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि NaOH। तो ये आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये सॉल्यूशन Na+ OH- में। तो यहाँ पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन हो गया और नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन। तो यहाँ से क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। इसके बाद आइए एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, यानी कि एसिटिक एसिड में सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया,
CH3 COO माइनस और H प्लस, तो ये हो गया पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, तो यहाँ भी आयंस का फॉर्मेशन हो गया, तो करंट फ्लो करेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, तो H प्लस हो गया Cl माइनस, तो यहाँ भी आयंस का फॉर्मेशन हो गया, करंट फ्लो करेगा। अगला ऑप्शन है ग्लूकोज का सॉल्यूशन, तो ग्लूकोज का मतलब क्या हो गया भाई C6H12O6, तो यहाँ पे आयंस का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन डी, इससे करंट फ्लो नहीं करेगा। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा था ना कि करंट किससे फ्लो नहीं करेगा, यानी कि विद्युत का चालक नहीं है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, विद्युत का चालक नहीं है मतलब क्या है, कुचालक है, यानी कि इंसुलेटर की तरह कौन बिहेव करेगा इस सॉल्यूशन में, चारों ऑप्शन में। ग्लूकोज का सॉल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन, तो मैंने अभी आपको बताया जब भी बात रहेगी किसकी, सॉल्यूशन की, तो यहाँ पे हमें चेक करना है कौन आयंस के फॉर्म में ब्रेक डाउन होगा। तो ये भी हो रहा था, ये भी हो रहा था, ये भी हो रहा था, और ये आपका नहीं हो पा रहा था, है ना। तो ये क्या होगा, इससे करंट आपका फ्लो नहीं करेगा, ये क्या हो जाएगा, बैड कंडक्टर हो जाएगा। और यही आपसे एग्जाम में पूछा भी है कि आप बताइए कि इन चारों में ऑप्शन में कौन इसका क्या है भाई, जिससे आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा, चालक नहीं है, है ना। देखिए चालक नहीं है, नॉट अ गुड कंडक्टर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, चलिए स्टेटमेंट बेस्ड का क्वेश्चन है, इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द मेटल कंडक्टर। तो पहले पॉइंट डाउन करिए, किसके बारे में बोला गया, मेटल कंडक्टर के बारे में। हिंदी में धातु चालक के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, तो दो चीज को ध्यान रखना है आपको। एक तो आपको पूछा गया मेटल कंडक्टर के बारे में, यानी कि धातु चालक के बारे में, और आपको बोला गया कौन सा सही नहीं है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, ठीक है ना। सही स्टेटमेंट को चुनना है। तो देखिए सबसे पहले मेटल कंडक्टर क्या है इसको समझिए। हालांकि मैंने बताया भी, आज भी बताया, पहले तो क्लासेस में पूरा क्लियर ही मैंने किया। मेटल कंडक्टर कहने का मतलब क्या है, कंडक्टर का ही एक एग्जांपल है धातु, यानी इसमें क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इसमें करंट क्या होगा, मैक्सिमम फ्लो करेगा, ठीक है। यानी ये इसका क्या होगा, एक गुड चालकता, इस गुड चालक होगी, यानी कि गुड कंडक्टर होगा आपका मेटल। बाकी अब ऑप्शन में देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। चलिए ऑप्शन ए देखते हैं, ऑप्शन ए में क्या लिखा गया है, इन मेटल कंडक्टर ओनली द एनर्जी लेवल मूव। मेटल कंडक्टर भाई, अच्छा क्या वो इसमें मूव करता है, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना, तो एनर्जी की तो यहाँ कोई बात ही नहीं हो रही थी। इन मेटल कंडक्टर ओनली इलेक्ट्रॉन मूव, पॉजिटिव चार्ज आर फिक्स्ड इन द कंडक्टर, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा गया इन मेटल कंडक्टर ओनली द इलेक्ट्रॉन मूव, धातु चालक में केवल इलेक्ट्रॉन ही की गति होती है। और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, इन मेटल कंडक्टर ओनली द स्पीड ऑफ द न्यूक्लियस इज देयर, तो भाई न्यूक्लियस तो मूव ही नहीं करता है। इन मेटल कंडक्टर ओनली द प्रोटॉन मूव, प्रोटॉन मूव ही नहीं करता है। तो ये तो इजी हो गया था ऑप्शन भी पढ़ने के बाद ही हम लोगों के लिए। भाई मूव कौन करता है, इलेक्ट्रॉन ही ना मूव करता है। धातु चालक में केवल इलेक्ट्रॉन की गति होती है, चालक में धनात्मक आवेश नियत होते, पॉजिटिव चार्ज आर फिक्स्ड इन द कंडक्टर। पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या हो गया भाई, पॉजिटिव चार्ज कहने का मतलब क्या है, इसके ऊपर प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या होता है, फिक्स्ड होता है। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़े भाई, आगे आगे। अगला क्वेश्चन है, द रजिस्टिविटी वैल्यू ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कोई भी पदार्थ की जो रजिस्टिविटी है, रजिस्टिविटी मतलब रो, तो बोला गया द रजिस्टिविटी वैल्यू ऑफ ए सब्सटेंस इज डिटरमाइंड बाय द कंडक्टिविटी मेटल्स विथ लो रजिस्टिविटी। समझ में आ रहा है आपको क्या बोला गया क्वेश्चन में, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता का जो मान, प्रतिरोधकता की मान से इसकी चालकता निर्धारित होती है। निम्न प्रतिरोधकता वाली धातुएं क्या कैसा बिहेव करेगी, ये बताइए। समझिए क्या बोला गया, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता बोले तो रो का जो मान है इसकी चालकता पे निर्धारित करती है। चालकता मतलब गुड कंडक्टर होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होंगे, करंट मैक्सिमम फ्लो करेगा उससे, ठीक है। तो अगर बोल दिया गया निम्न प्रतिरोधकता जिसकी है, अगर आपको रो का वैल्यू निम्न दे दिया गया, समझिए इस प्रकार से, आपको जो रो का वैल्यू दिया है, अरे भाई पूरा क्लियर ही देखिए, मैंने क्लियर किया भाई, इसको मैं बहुत डिटेल नहीं करना चाह रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। रो मतलब क्या हो गया आपका, प्रतिरोधकता। आप क्लास जरूर देखिएगा, पहले की क्लास पूरा इलेक्ट्रिसिटी का क्लास देखिए यूट्यूब पे कराया मैंने। प्रतिरोधकता का मतलब ये क्या हो गया, आप किसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी ये क्या होता है, एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, हर एक मटेरियल की क्या होती है, अलग अलग होती है ना। तो अब ये प्रतिरोधकता क्या होगा, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और अगर आपने 1 मीटर लेंथ का कोई वायर लिया है और क्रॉस सेक्शन एरिया अगर 1 मीटर स्क्वायर लिया है, तो वो क्या हो जाता है, वो रेजिस्टेंस के बराबर ही हो जाता है। कैसे, आर इक्वल टू रो एल अपन ए है, तो ये भी 1 ये भी 1, तो क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू रो हो गया।
तो अब ये डिपेंड करता है कि आपने रो यानी कि प्रतिरोधकता आपने मैक्सिमम लिया है तो आपकी आर भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, और अगर आपने रो को मिनिमम लिया तो आपकी आर भी क्या होगी, कम होगी। अब यहाँ आइए, अगर यहाँ पे पॉइंट पे आइए, अगर आपकी आर अधिक है, रुकावट ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, गुड कंडक्टर या बैड कंडक्टर, तो आप क्या कहेंगे, बैड कंडक्टर हो जाएगा ये। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, गुड कंडक्टर, रुकावटें कम है तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगी। यही है ना भाई कंसेप्ट। अब आइए, यहाँ क्या बोला गया, निम्न प्रतिरोधकता है, तो निम्न प्रतिरोधकता यानी ये वाला केस हो गया। निम्न प्रतिरोधकता देखिए निम्न है ना, यानी कम है। अब ऑप्शन पढ़िए पहले, बिहेव्स लाइक अलॉय, मिश्र धातु के भांति बिहेव करेगा। मिश्र धातु के बारे क्यों क्यों ही बिहेव करेगा। बिहेव्स लाइक अ गुड इंसुलेटर, बिहेव्स लाइक अ कंडक्टर, बिहेव्स लाइक अ सेमी कंडक्टर, अर्धचालक की भांति काम करेगा। तो देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को कि बिहेव्स लाइक अ गुड इंसुलेशन, कुचालक की भांति काम करेगा। बिल्कुल कहीं कुचालक की भांति क्योंकि यहाँ पे मिनिमम है, रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा, लेकिन करंट फ्लो करेगा, इससे करंट फ्लो करेगा, कम फ्लो करेगा, यानी कि बिहेव्स लाइक अ सेमी कंडक्टर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसका ऑप्शन डी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, मैंने यहाँ उल्टा लिख दिया। देखिए यहाँ पे मैं लिख सही रहा हूँ, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो गई, कम हो गई है ना, क्योंकि रो निम्न है। अगर रेजिस्टेंस कम है, मैंने बोला रुकावटें कम है, तो यहाँ से करंट ज़्यादा फ्लो करेगी, यानी कि ये कैसा फ्लो करेगी, बिहेव करेगी, बिहेव्स लाइक अ कंडक्टर की तरह, चालक की भांति काम करेगा। होप सो कि आपने भी पकड़ लिया होगा ये गलती को। चलिए मैं इसको एक बार फिर से फ्रेश कर देता हूँ, इसको हटाइए पहले। चलिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, निम्न प्रतिरोधकता के बारे में बात की गई है ना। क्या बोला गया है, निम्न प्रतिरोधकता, यानी रो क्या है आपका, निम्न है, तो आर भी क्या होगा, निम्न होगा। क्यों, क्योंकि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो होता है। और अगर यानी कि रो मिनिमम आर मिनिमम है, यानी कि रुकावटें कम है यहाँ पे, तो रुकावटें कम है तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम फ्लो करेगा। करंट मैक्सिमम यानी कि क्या हो गया, बिहेव्स लाइक अ कंडक्टर, चालक की भांति काम करेगा। ठीक है, हो जाता भाई, कोई नहीं, एक चीज को बार बार बोलने में थोड़ा सा इधर हो जाती है बात। बाकी भाई कंसेप्चुअली आप पकड़ पा रहे हो ना। देखिए कंसेप्चुअली पढ़ने से क्या फायदा, हर एक गलती को आप भी खुद पकड़ पाएंगे। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज डबल टू कीप द वोल्टेज कांस्टेंट, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग द सर्किट विल बी। देखिए क्या बोला गया, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज डबल, बोला गया है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज डबल, कीप द वोल्टेज कांस्टेंट, द इलेक्ट। देखिए ये आपका ओम्स लॉ का क्वेश्चन है, और ओम्स लॉ को अभी हम लोग पढ़े नहीं हो, तो ओम्स लॉ को जब पढ़ लेंगे तब इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। इफ लेंथ ऑफ अ कंडक्टर बिकम्स डबल देन रेजिस्टेंस बताइए। तो देखिए यहां बोला गया है कि जो कंडक्टर का जो लेंथ है उसको क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है। तो आपको बोला गया रेजिस्टेंस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, हिंदी में भी वही लिखा गया। तो मैंने आपको बताया था लेंथ को इंक्रीज करने का दो तरीका है। सेम उसी लेंथ का ला करके हम इसको दो गुना कर सकते हैं, या फिर इसी लेंथ एल को हम क्या कर सकते हैं, खींच करके वाला पूरा कंसेप्ट कल वाला वीडियो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे खींच करके आप पिघला करके यहाँ कोई वर्ड यूज किया गया नहीं है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है, एल बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा। जितना गुना आपका डबल हो गया है एल, तो रेजिस्टेंस भी उतना ही गुना हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा। इस पर हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए हैं, क्लासेस एक बार देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसलिए इस पर ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर यहाँ बोल देता कि यदि किसी विद्युत चालक की लंबाई को दोगुनी कर दी जाती है खींच करके या पिघला करके, तो इसका कंसेप्ट क्या है, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है, लेकिन खींचने का मतलब क्या है, खिंचाव का स्क्वायर है ना, ये ट्रिक मैंने बताया था। खिंचाव दो गुना खींचा गया, टू का स्क्वायर, यानी कि रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है ना। फिर एरिया के लिए मैंने अलग कंसेप्ट दिया था। फिर रेडियस को बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है, उसका अलग कंसेप्ट है, खींच करके पिघला करके। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका रेजिस्टेंस 2 गुना हो जाएगा। क्योंकि अब ऐसे भी समझिए ना कि आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, लेंथ इंक्रीज हो रहा है। जो आपको इतना डिस्टेंस कवर करना था, इलेक्ट्रॉन इतने दूर तक टक्कर खाता, अब इसका आपने लेंथ इंक्रीज कर दिया। अब लेंथ इतना बढ़ जाने का, इलेक्ट्रॉन के बीच इतने दूर तक क्या होगा, टक्कर खाएगा। तो यहाँ पे रुकावटें ज़्यादा हो गई है, तो रुकावटें ज़्यादा हो गई तो करंट कम फ्लो करेगी, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई यहाँ पे ना, तो 2 गुना हो गए। जो यहाँ आर है तो यहाँ पे 2R हो जाएगा। चलिए ये सब हमने कर रखा आगे भी। यदि किसी, अब आ ही गया अगला क्वेश्चन। देखिए यदि किसी तार, देखिए ये एक क्वेश्चन है यहाँ पे, लेकिन इसको जो मैंने 2 क्वेश्चन लिया देखिए खींच करके, लेकिन इसके मैंने 12 या 8-10 क्वेश्चन करवाए हैं। पिछला क्लास जरूर देखिएगा चैनल पे जा करके।
यदि किसी तार को खींच करके स्ट्रेच्ड या फिर पिघला करके भी लिख सकता है, मेल्टिंग करके दुगना कर दिया जाता है, तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा गया, ना तो लेंथ के बारे लिखा गया, ना एरिया के बारे लिखा गया, ना ही रेडियस के बारे। तो मैंने क्या बताया था आपको, लेंथ लेकर चलना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ लेंथ को दुगना कर दिया गया है, तो खिंचाव का क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, खिंचाव का हम लोग स्क्वायर करेंगे। कितना खींचा गया है, दुगना कर दिया गया, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, और R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, इसलिए 4 गुना इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि किसी तार को खींचकर दुगना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। यदि किसी तार का प्रतिरोध 10 ओम दिया है, खींच करके दुगना कर दिया जाता है, तो सिंपल सी बात है भाई, खींच करके दुगना कर दिया जाता है। यहाँ पर भी आपका ना तो जिक्र है लेंथ के बारे में, ना एरिया के बारे में, ना रेडियस के बारे में। देखिए ये सब आपको पूछेगा एरिया रेडियस के बारे में भी, क्योंकि लेंथ तो ईजी हो जाता है, क्योंकि आर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। और यहीं पर हम रेडियस की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 1/πr² हो जाता है। तो इसका हम लोग खिंचाव का क्या करते हैं, यहाँ पे खिंचाव का पावर 4 करते हैं, यहाँ पे हम लोग खिंचाव का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, और यहाँ पे भी हम लोग जो खींचने के कारण जितना गुना होता है उसका स्क्वायर करते हैं। लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं करते हैं, इसमें हम लोग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करते हैं, और इसमें हम लोग पावर 4 करके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करते हैं। तो ये वीडियो देखिएगा आप। अब ये तो आपका ईजी क्वेश्चन अब बन जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत प्रैक्टिस किए हैं इसके ऊपर भी। तो देखिए भाई, यहाँ पे इसको हम बनाएंगे तो किसी तार का प्रतिरोध 10 ओम है, तो इसे खींच करके दुगना कर देने से इसका प्रतिरोध क्या होगा। तो भाई सिंपल सी बात है, खींच करके दुगना यानी लेंथ के बारे में बात हो रही है, तो खिंचाव का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। खींच करके दुगना कर दिया गया, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 गुना हो गया है। तो पहले 10 ओम है, तो इसका 4 गुना क्या हो जाएगा, 40 ओम, सही उत्तर। तो भाई ये 20 से 20 सवाल बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के थे। देखिए अब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ और भी चीज़ें, ताकि आपको क्लियर हो पाए। जो हम खींच करके बात कर रहे हैं वो सारे क्वेश्चन देखते चलिएगा। देखिए यहाँ पे जब आइएगा तो देखिए यहाँ से हमने ये भी नॉर्मल क्वेश्चन भी करवाए थे कि देखिए यहाँ वायर को लेंथ को क्या किया, डबल किया गया, खींचने की बात नहीं की गई है। लेकिन जैसे कि अगले क्वेश्चन में देखिए कि लंबाई को खींच करके 4 गुना किया गया है, लंबाई को खींच करके आधा गुना किया गया है, इस पर आपको क्वेश्चन मैंने कराया है। फिर मैं यहाँ पे देखिए खींच करके दुगना कर दिया गया, ना तो लेंथ लिखा, ना एरिया लिखा, ना रेडियस लिखा है। फिर अगले आइए सवाल पे, यहाँ पे देखिए रेडियस का क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पे भी रेडियस का क्वेश्चन करवा दिया मैंने, एरिया का भी मैंने यहाँ क्वेश्चन करवा दिया, यहाँ भी मैंने एरिया का क्वेश्चन करवा दिया है, और ये तो क्वेश्चन भाई हो ही गया। ठीक है ना, इसमें भी कुछ खींच करके लिखा गया, यानी यहाँ पे हम क्या कंसीडर करेंगे, लेंथ का कंसीडर करेंगे। तो ये वाला वीडियो भी आपको जरूर से देख लेना। ठीक है, तो इधर भी हमने कितना क्वेश्चन कल किया था, हमने 15-16 क्वेश्चन किए थे हम लोग। देखिए 15 क्वेश्चन इधर, यानी टोटल आज हमने 20 कर लिया, और इधर 15 न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल मिला करके, मतलब 35 क्वेश्चन। और ये 35 क्वेश्चन कम से कम आपके 70 क्वेश्चन के बराबर है, टक्कर, मतलब 70 के 70 अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन, बच्चे वाले नहीं। और 70 को मैंने 35 को मैंने एक्सप्लेन किया हर एक कंसेप्ट को। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अपना सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।